अम्मा ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी के दहेज के पैसे जमा किए थे, इसलिए मैं बाजार शॉपिंग करने चली गई। लेकिन वहां एक औरत रोते हुए मेरे पास आई और बोली कि मेरा बच्चा मर जाएगा, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने उसके बीमार बच्चे को देखा तो मेरा दिल पसीज गया और मैंने सारे पैसे उसे दे दिए। घर आकर मैंने झूठ बोल दिया कि पैसे चोरी हो गए। अगले दिन सुबह माँ ने मुझे जगाया और बोली कि कोई तेरे नाम का कुरियर देकर गया है। मैंने हैरानी से वो डिब्बा देखा, लेकिन जैसे ही वो डिब्बा खोला तो देखा कि एक नेकी का इतना बड़ा इनाम मेरे वजूद को एक झटका लगा और मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठी। दोबारा से मैंने वही डरावना सपना देखा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आंसू थे जो लगातार मेरी आंखों से बह रहे थे। मेरे अचानक चिल्लाने की वजह से घर के बाकी लोग भी उठ बैठे थे। माँ परेशान होकर मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो भागती हुई मेरे पास आई और मेरा सिर अपने सीने से लगाकर मुझे तसल्ली देने लगी। मगर मैं उस घटना को कैसे भूल सकती थी जिसने मेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था, जिसने मुझे लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया था। अगर मैं उसे भूलने की कोशिश भी करती तो आसपास के लोग मुझे भूलने नहीं देते। जिंदगी में मैंने कभी भी इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं किया था, लेकिन इन दिनों मैं ऐसी ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। मैंने रोते हुए माँ जी से कहा कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं अपनी माँ के सामने बैठकर शिकायतें और सवाल कर रही थी। माँ जी ने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, अरे पगली, इस तरह की बातें मत करो। अगर तुम ये शिकायत करोगी तो तुम्हारे धैर्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और हर परिस्थिति को सहना भी सीखो। जिंदगी आसान नहीं होती, बहुत कठिन होती है। अगर तुम इसी तरह छोटी छोटी बातों पर रोती रहोगी तो तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे और तुम वहीं बैठी रोती रह जाओगी और यही सवाल करती रहोगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इन सवालों को छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। जवाब ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हें सिर्फ दर्द ही मिलेगा। हमेशा की तरह माँ बैठी मुझे समझा रही थी, लेकिन उनकी सारी बातें मुझे ऐसे लग रही थीं जैसे मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और माँ से कहा कि अगर आपने वो सब कुछ सहा होता जो मैंने सहा है, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी होती। आप कभी भी मुझे इस तरह सब कुछ सहने की सलाह नहीं दे रही होती। मेरी बात सुनकर माँ बिल्कुल खामोश हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास शब्द ही खत्म हो गए हों। 2-3 बार उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मुंह खोलने के बावजूद भी कोई शब्द नहीं निकल पाए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, चलो, ये समय इन बातों का नहीं है, अब जल्दी से जाकर आराम करो। उन्होंने दोबारा से मेरे ऊपर कंबल ठीक किया और मुझे लिटा दिया। मेरे छोटे बहन भाई भी पास ही बैठे सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। जब से वो हादसा हुआ था तब से वे लोग भी बहुत डर गए थे। उनकी आंखों में वो डर देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरा दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। पूरी रात मैंने जागते हुए और अपने बीते हुए समय के बारे में सोचते हुए गुजारी थी। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो ताई पहले से ही आंगन में मौजूद थी। मुझे देखते ही वो अजीब से अंदाज में हंसने लगी और बोली, सुना है रात को फिर से तुम्हें दौरा पड़ा था। पता नहीं कब तुम्हारा ये डर खत्म होगा। अब तो इस बात को भूल भी जाओ। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में बहुत चुभन हुई। मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई उनके पास गई और उनके करीब बैठ गई। मैंने धीरे से उनसे कहा, आपकी भी 2 बेटियां हैं, क्या आपने कभी उनकी जिंदगी के बारे में सोचा है? मेरी बात सुनते ही वो एकदम खामोश हो गईं और फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ उठाती, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब तक मैं उनके हर बार से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी। मैंने उनका हाथ नीचे करते हुए कहा कि दोबारा कभी भी मुझे इस तरह ताना देने की कोशिश मत कीजिएगा। शायद आप ये बात भूल जाती हैं कि ये घर मेरे बाबा का है। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाती, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया हो। मैंने सिर उठाकर देखा तो हैरानी से मेरी आंखें फैल गईं।
वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे, जो उस वक्त बेहद गुस्से में मुझे घूर रहे थे। फिर उन्होंने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और डांटते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ताई से इस लहजे में बात करने की? क्या मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से की थी कि तुम हर किसी के साथ बदतमीजी करने लगो? मुझे बहुत गहरी तकलीफ महसूस हो रही थी, जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा, आखिर मेरी कौन सी गलती है जिसके लिए सब लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो किसी भी बात का पता ही नहीं था। मैंने वही सब किया था जो करने के लिए आपने ही मुझे कहा था। अगर मुझे अपने भविष्य के बारे में पहले से पता होता तो मैं कभी भी इस घर में कदम नहीं रखती। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो गुस्से में बोले, सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ही है। तुमने ही उस आदमी को अपने घर तक आने का मौका दिया था। अगर तुम उसे उसी वक्त रोक देती तो कभी भी तुम्हारा रिश्ता इस तरह तय नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये कहकर वो फिर से मुझे मारने लगे। उसी समय अम्मा भागती हुई मेरे पास आईं और मुझे छुड़ाने लगीं, लेकिन इस दौरान उन्हें भी पिता के हाथों मार खानी पड़ी। घर में किसी को भी समझ नहीं आता था कि इन दिनों पिता को क्या हो जाता है। हमें अक्सर ऐसा लगता था कि वो ज्यादा समय ताई के पास बैठते रहते हैं और वहीं उन्हें हमारे खिलाफ भड़काती रहती हैं। लेकिन जब भी हम पिता से इस बारे में कुछ कहने की कोशिश करते तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते और उल्टा हमें ही डांटने लगते कि हम एक बेचारी विधवा औरत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वो उस औरत की असली फितरत से बिल्कुल अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि ताई ने कितने घर बर्बाद किए हैं। मुझे मारने के बाद वो वहां से चले गए, जबकि मैं वहीं जमीन पर बैठी रह गई। ताई छोटे छोटे कदम उठाती हुई मेरे पास आईं और घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए कहने लगी, तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं। क्या ख्याल है कि तुम्हें एक सरप्राइज दिया जाए? मैंने भी हैरानी से उनके चेहरे की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मेरे साथ इस तरह का जुल्म मत कीजिए। वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे ये तो बाद में देखेंगे कि किसके साथ जुल्म करना है और किस पर रहम करना है। मैंने वो लड़का देखा है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा है। मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा से उसके बारे में बात करने वाली थी, मगर फिर मैंने सोचा कि यूं तो मजा ही नहीं आएगा, क्यों ना उस लड़के को तुमसे ही छीन लिया जाए। ये कहकर वो और भी ऊंची आवाज में हंसने लगी। तुम्हारे बीते हुए समय के बारे में सिर्फ हम लोग जानते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं पता। सोचो, जब मैं जाकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगी तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनाएगा? उस वक्त ताई मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। वो मुझे मानसिक रूप से बहुत तकलीफ दे रही थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि किसी को इस तरह तड़पाना कितना गलत होता है, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे रुलाने के बाद वो वहां से चली गईं। थोड़ी देर ही बीती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे शुरू से ही गरीब लोगों की मदद करने का बहुत शौक था और इससे मुझे सुकून भी मिलता था। मैंने उससे पूछा, अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। तब उन्होंने रोते हुए बताया, बेटी मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं? अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले ही मेरी सास मेरे घर आई थी। वो मुझे 5,000 रुपए देकर गई थी और उन्होंने कहा था कि अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद लेना। उन पैसों के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं अंदर गई और वो पैसे लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिए। मैंने उससे पूछा कि आपको और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ये सुनकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो बोली, जरूरत तो मुझे बहुत सी चीजों की है, लेकिन अभी मैं उनका जिक्र नहीं कर सकती। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगी। वो दिन तुम्हारी परीक्षा का दिन होगा। इतना कहकर वो वहां रुकी नहीं बल्कि तेजी से उठी और चल दी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। मुझे एक अजीब सी बेबसी महसूस हो रही थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था।
जैसे ही वो औरत मेरी नजरों से ओझल हुई, अचानक मेरे शरीर को एक झटका लगा और मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मैं तेजी से सांसें ले रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वहां पर सौम्या चली आई। मेरा ये हाल देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और वो कहने लगी, लगता है तुम्हें फिर से अपने पुराने दिनों की याद आ गई है। तुम्हारा अतीत भी तो इतना दर्दनाक है कि उसे भूलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चलो कोई बात नहीं, सब्र करना सीख लो। हो सकता है जिस घर में अब तुम्हारी शादी हो वहां तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ये कहकर वो रुकी नहीं बल्कि तेजी से घर के अंदर चली गई। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मैं फिर से अपने अतीत में खो गई, जो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था और जिसे भूल पाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि अगर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत भी कर दी तब भी मैं खुद को उस अतीत की परछाइयों से कभी बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। आज से 3 साल पहले मैं बहुत खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी जी रही थी। मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानी या दुख नहीं था। मैं अपने घर वालों की सबसे बड़ी और सबसे लाडली बेटी थी। मेरी हर इच्छा मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। माँ मुझे प्यार करते हुए कभी थकती ही नहीं थी। मेरे छोटे भाई बहन भी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। पिता की जुबान पर भी हर समय सिर्फ मेरी ही बातें होती थीं। लेकिन ये सब तब तक ही था जब तक ताई हमारे घर में नहीं आई थी। जब ताऊ जी का देहांत हुआ तो ताई पूरे परिवार के साथ हमारे घर में आकर रहने लगी। वैसे तो हमें उनसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। माँ ने भी पूरे दिल से उनका स्वागत किया था, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थीं। लेकिन अब ताई पहले जैसी नहीं रही थी। अब उनका काम सिर्फ घर में झगड़े और कलह फैलाना रह गया था। वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पिता के सामने पेश करती थी। पिता अपने बड़े भाई की पत्नी की बहुत इज्जत करते थे और यही सोचकर उन्हें वो इस घर में भी लेकर आए थे कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन रोज रोज के झगड़ों से वो खुद भी बहुत परेशान रहने लगे थे। मेरी जिंदगी के 18 सालों में घर में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। माँ और पिता दोनों बहुत शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उस औरत के आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगने लगा था जैसे घर की सारी खुशियां खत्म हो गई हों। अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो औरत यहाँ शांति से रहने के लिए नहीं बल्कि घर में फूट डालने के लिए ही आई थी। 1 साल और बीत गया तो ताई ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। वो कहने लगी कि श्रेया की शादी की उम्र हो गई है, तुम लोग इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे। जबकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी और ताई की अपनी बड़ी बेटी 22 साल की थी। उनकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि उनसे साफ साफ कह दूं कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचें। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकी क्योंकि पिता की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। ताई की बातें सुनकर पिता भी जोश में आ गए और बोले, मैं भी यही चाहता था कि इसकी शादी जल्दी कर दूं। अब जब आपने ये बात छेड़ ही दी है तो आप ही इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे सरला जी से तो कोई उम्मीद नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने एक नजर मेरी माँ की तरफ डाली थी। पिता की ये बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने उनसे कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि मैं ऊंची पढ़ाई करना चाहती हूँ, फिर भी आप मेरी शादी की बात कैसे कर सकते हैं? माँ भी इसके खिलाफ थी क्योंकि वो मेरी फितरत को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें पता था कि मैं अभी इतनी समझदार नहीं हुई हूँ कि घर की जिम्मेदारियां संभाल सकूं। लेकिन पिता के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाई और हमेशा की तरह पिता ने अपनी मनमानी करते हुए सारे मामले ताई के हाथ में दे दिए। ताई को तो जैसे मौका ही मिल गया था मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का। उन्होंने ऐसे लड़के का चुनाव किया जो बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं था, जिसके परिवार के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। जब बाबा को इस बारे में पता चला तो वो भी गुस्सा हो गए। आखिर मैं उनकी बड़ी बेटी थी और वो यूं किसी भी अजनबी के हाथ में मेरा रिश्ता नहीं दे सकते थे। ताई को भी समझ आ गया था कि घर वाले इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना वो समझ रही थी।
तभी अचानक मेरे पिता के एक दोस्त के घर से मेरे लिए रिश्ता आया। वो लड़का डॉक्टर था और बहुत ही अच्छा दिखने वाला था। वो एक काबिल इंसान था और बहुत जल्द अमेरिका जाने वाला था। उसके घर वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए ताकि मैं भी उसके साथ अमेरिका चली जाऊं। माँ जी और घर के बाकी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन ताई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी सारी खुशियां छीन ली हों। वो जब भी मुझे देखती तो गुस्से से मुंह फेर लेती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जब मैंने माँ से ताई के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि बेहतर यही है कि तुम इस औरत के सामने कम ही जाया करो। इसकी नज़र बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। माँ की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि ताई की बुरी नज़र के बारे में घर में हर कोई जानता था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मेरा उत्साह भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से ही विदेश जाने का बहुत शौक था। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी शादी किसी दूसरे देश में हो। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे ये मौका मिल जाएगा। अब पढ़ाई का दुख भी कम हो गया था, क्योंकि मैंने अपने होने वाले पति से एक बार बात की थी और उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा दाखिला अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में करवा देगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। मेरे ससुराल वाले लगभग हर रोज हमारे घर आते थे और हर बार मेरे लिए पैसे या तोहफे लेकर आते थे। धीरे धीरे हमारे घर के हालात भी काफी बेहतर हो गए थे। मेरा होने वाला पति भी मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे भेजता रहता था। जब सौम्या ये सब देखती तो अंदर ही अंदर जल जाती थी, लेकिन मुझे जैसे इन बातों की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। मेरी शादी में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और घर में सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। मेरे लिए बहुत ही सुंदर और महंगा दहेज तैयार किया गया था, क्योंकि मैं घर की पहली और सबसे लाडली बेटी थी। इसी वजह से पिता ने साफ कह दिया था कि मेरे दहेज में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले मैं पिता से थोड़ी नाराज हो गई थी, लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मेरे होने वाले पति ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उसने बहुत हंगामा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई तो वो बारात लेकर ही नहीं आएगा। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने जाकर माँ से इस बारे में बात की तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। वो बोली, आखिर वो ऐसे कैसे कह सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। इसके बाद माँ ने उसके घर फोन कर दिया और मेरी होने वाली सास से काफी नाराजगी में बातें कह दी, ये जानते हुए भी कि कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। शायद माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था और अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि ससुराल जाने के बाद मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। मैं अपने होने वाले पति के स्वभाव को अब तक काफी हद तक समझ चुकी थी। मुझे पता चल गया था कि वो बहुत ही जिद्दी इंसान है। जब तक उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती तब तक वो शांत नहीं बैठता, और अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो वो बहुत बुरा साबित हो सकता है। ये सारी बातें मुझे उसकी बहन ने ही बताई थी। उसने मुझे समझाया भी था कि अगर कभी अपने पति से कोई झगड़ा हो या छोटी सी भी बहस हो जाए तो उसे घर से बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि भाई को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो घर की बात बाहर ले जाए। लेकिन अब तो माँ की वजह से बात बहुत ही बिगड़ चुकी थी। मुझे अब ये सारी बातें याद आ रही थी और मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जब पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे और माँ को बहुत डांटा। वो बोले, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना तुम लोगों ने बना दिया। पता नहीं अब वो लोग उस बेचारे लड़की के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैं अंदर से बहुत डर गई थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मैं स्टेज पर बैठी हुई थी, तभी मैंने अपने दूल्हे को आते हुए देखा। मैंने सिर्फ एक नजर उठाकर उसे देखा था। सच कहूं तो वो बहुत अच्छा लग रहा था।
हम दोनों की जोड़ी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन जैसी ही लग रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे समझ आ गया कि खुशियां किस तरह पल भर में खत्म हो जाती हैं। अभी शादी की रस्में शुरू ही करने वाली थी कि अचानक वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बेहद गुस्से में मुझे घूर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जैसी लड़कियां कभी अपना घर नहीं संभाल सकती। मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी और तुमने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, सबको जाकर बता दिया। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर नहीं ले जाऊंगा। ये कहकर उसने मुझे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। पिता तुरंत आगे बढ़े और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? वो दोनों मेरे बिल्कुल पास खड़े थे, इसलिए मैं उनकी सारी बातें साफ सुन सकती थी। वो धीरे से पिता के कान के पास झुककर बोला, आपको कम से कम मेरे सामने इस तरह खड़े होकर अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। वो धीरे लेकिन ताने भरे अंदाज में बोला, क्योंकि आपके बहुत से राज मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और ये सब मुझे आपकी ही बेटी ने बताया है कि आप जवानी में कितने रंगीन मिजाज थे। आपने पहले भी 2 जगह अपनी बेटी की सगाई की थी, सिर्फ इस वजह से कि वहां की औरतें खूबसूरत थीं और आपका उनसे कोई चक्कर चल सकता था। उसकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे भरे बाजार में खड़ा करके मेरे मुंह पर तमाचे मार दिए हों। इस तरह की कोई बात कभी हुई ही नहीं थी और ना ही मैंने कभी अपने पिता के बारे में ऐसी कोई बात कही थी। सच तो ये था कि सगाई के बाद मैंने उससे सिर्फ एक ही बार ठीक से बात की थी और दूसरी ही बार में हमारी बहस हो गई थी। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। वो एक तरफ हटकर खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ की तरफ धकेल दिया। गुस्से में उन्होंने कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये इस लायक नहीं है कि इसकी शादी किसी अच्छे घर में की जाए। वहां मौजूद सारे मोहल्ले वाले ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने पिता की इस बात को पकड़ लिया और मेरी बदनामी शुरू कर दी। हर कोई मुझे ही दोष दे रहा था और तरह तरह की बातें कर रहा था। मेरा दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस मुसीबत से कैसे निकलूं। तभी सौम्या आगे बढ़ी। वो मेरी आंखों में देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरी आदत के बारे में अच्छी तरह पता है। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए मेरे होने वाले पति की तरफ इशारा करने लगी और बोली, थोड़ा यहीं रुक जाओ, तुम्हें सारी सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी। मैं चाहकर भी वहां से नहीं जा सकी। मेरे कदम जैसे वहीं रुक गए थे। माँ भी मेरे साथ ही खड़ी थी। हम दोनों माँ बेटी हैरानी से वहां हो रही हर चीज को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा होने वाला पति आगे बढ़ा और सौम्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। काश ये मुझे पहले ही मिल जाती तो मैं कभी भी श्रेया के लिए रिश्ता नहीं भेजता। मैं अभी और इसी वक्त सौम्या से शादी करूंगा। अगर किसी को भी इससे कोई परेशानी है तो वो सामने आकर कह दे। ये सुनते ही ताई तो बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी ही होगी कि तुम हमारे ही घर की लड़की से शादी कर रहे हो। क्यों भाई साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये कहते हुए उन्होंने पिता की तरफ देखा, लेकिन पिता वहां रुकने वाले नहीं थे। वो गुस्से में वहां से तेजी से बाहर निकल गए। अब मेरे लिए भी वहां ठहरना मुश्किल हो गया था। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उनके साथ वहां से बाहर निकल आई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो पिता पहले से ही वहां मौजूद थे। मुझे देखते ही पिता गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे झटका दिया और बोले, क्या तुम्हें अपने बाप के बारे में इस तरह की बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तुरंत सिर हिलाकर इनकार किया और रोते हुए कहा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मेरी बात सुनने के बजाय वो माँ पर ही बरस पड़े।
गुस्से में उन्होंने उनसे कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बेवफा निकलोगी। इस तरह की बातें लोग अपने बच्चों से छिपा कर रखते हैं और तुमने सब कुछ इसे बता दिया और ये आगे अपने होने वाले पति को बताती फिर रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह की बातें करके तुम उसके दिल में अपनी जगह बना लोगी? ऐसी औरतों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मर्द ऐसे स्वभाव की औरतों से बहुत नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये किसी और का राज उनके सामने खोल सकती है तो एक दिन उनका राज भी किसी और के सामने खोल देगी। पिता हम दोनों से बहुत निराश हो गए थे। उनके जाने के बाद मैं रोते हुए माँ के पास गई और उनसे कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी ताई की चाल है। जरूर उन्होंने ही अपनी बेटी को ये सब बताया होगा। मैं कई दिनों से सौम्या की हरकतों पर ध्यान दे रही थी। वो कुछ ज्यादा ही तुम्हारी होने वाली सास के आसपास मंडराने लगी थी। उसने मुझसे तुम्हारे मंगेतर का नंबर भी लिया था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने बात टाल दी थी। उसके बाद से मैं अक्सर उसे फोन पर व्यस्त ही पाती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वो क्या कर रही है, इसीलिए मैं कुछ कह भी नहीं पाई। माँ ने मुझे फिर से समझाया और प्यार से कहा, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन मेरे अंदर सब्र कहाँ बचा था। जिस इंसान के साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वही इंसान सबके सामने मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ चला गया था जो बचपन से ही मेरी दुश्मन बनी हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही उसकी विदाई भी हो गई और वो हमेशा के लिए अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद घर में थोड़ी शांति जरूर आ गई थी, लेकिन मेरे और पिता के बीच जो दूरी आ गई थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बावजूद ताई ने मेरी जिंदगी को और मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही समय के बाद वो मेरे लिए एक और रिश्ता लेकर आ गई। इस बार तो पिता जैसे मुझे किसी भी तरह से अपने घर से विदा कर देना चाहते थे। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे ही हाँ कर दी। मैंने बहुत रोकर और समझाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मेरी शादी एक बहुत ज्यादा उम्र के आदमी से तय कर दी गई। पहली बार जब वो आदमी हमारे घर आया तो वो अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे उसके पास बैठते हुए भी डर लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी नशे का आदी हो। जब मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बदनामी के बाद तुम्हारे लिए कोई राजकुमार का रिश्ता लेकर आएगा? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। इतना कहकर पिता ने बात वहीं पर खत्म कर दी और मुझे आगे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरी शादी उससे हो गई और मैं उसके घर चली गई। कमरे में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अनजान आदमी कमरे के अंदर आ गया। उसने पीछे से लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में एक अजनबी आदमी को देखकर मुझे तुरंत ही किसी बड़ी अनहोनी के होने का एहसास होने लगा। मैंने कांपते हुए आवाज में उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो हंसने लगा और बोला, अरे मैं तो तुम्हारा चाहने वाला हूँ और तुम्हारे पति ने ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर सकूं। ये कहकर उसने पैसों की एक मोटी गट्टी मेरे सामने फेंक दी और बोला, ये लो, तुम भी रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे पति को भी मैं इससे दुगने पैसे दे चुका हूँ। अभी तुम्हें देखकर तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैंने कोई गलत सौदा नहीं किया। तुम सच में इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे ऊपर दिल खोलकर पैसे लुटाए जा सकते हैं। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि लंबे समय तक तुम्हारे पास आता रहूंगा और तुम्हें इसी तरह पैसे देता रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और अपमान का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जिस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लाया था, उसने पहली ही रात मुझे इस तरह अपमानित कर दिया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि उन्होंने दहेज की कोई मांग क्यों नहीं की थी और शादी को इतनी सादगी से करने पर इतना जोर क्यों दिया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। वो फिर मुस्कुराया और बोला,
मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे पति की इजाजत से ही यहाँ आया हूँ। अगर उसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी पत्नियां वही होती हैं जो अपने पति की हर बात मानती हैं। ये कहकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास रखे फूलदान पर मेरा हाथ कसकर जम गया था। इससे पहले कि वो मुझे छूता, मैंने वो फूलदान उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारा। वो दर्द से कराहने लगा। एक पल भी गवाए बिना मैं तेजी से कमरे से बाहर भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका घर सुनसान जगह पर बना हुआ था और बस्ती थोड़ी दूर पर थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। मेरी सांस जैसे थम गई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरा पूरा शरीर एकदम जड़ हो गया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सकूं। डरते डरते जब मैंने पलटकर देखा तो वहां एक नौजवान खड़ा था। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और काले रंग की ही चादर अपने कंधों पर डाली हुई थी। उसके हाथ में हथियार था। शायद वो यहाँ किसी शिकार के लिए आया था। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी रक्षा के लिए आ गया हो। मैं उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। कुछ देर तक वो बहुत ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। मैं और ज्यादा घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सा इंसान मेरे सामने खड़ा हो। वो बहुत ही सुंदर था और उसका रंग चांद की तरह गोरा था। मैंने डरते डरते उसके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो आदमी अभी तक घर से बाहर नहीं निकला था। शायद वो बेहोश हो गया था। तभी वो आदमी भी वहां आ गया जिससे मेरी शादी हुई थी। मुझे घर के बाहर खड़ा देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगा और बोला, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए इतना अमीर आदमी ढूंढा था और तुम यहाँ बाहर आकर खड़ी क्या कर रही हो? ये कहकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं तुरंत उस नौजवान के पीछे जाकर छिप गई। मैंने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, सिर्फ आज मुझे बचा लो, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी बात कही। वो बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मेरे साथ एक समझौता करना होगा। इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैंने घबरा कर कहा, इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब समय आएगा तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। इतना कहकर वो अचानक आगे बढ़ा और मेरे पति पर हमला कर दिया। दोनों के बीच थोड़ी देर तक झड़प हुई और आखिरकार उसने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और मैं वापस अपने घर आ गई। रिश्तेदारों के सामने हमारा सिर झुक गया था। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करने लगे थे। मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह बिखर गई थी। एक पल के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। कुछ ही समय के बाद पापा ने वो घर छोड़ दिया और हम लोग दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे। वहां किसी को भी मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरी शादी एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाई थी और तलाक भी हो गया था। इसलिए लोग ज्यादा शक भी नहीं करते थे। अगर मेरी दोबारा किसी अच्छे घर में शादी हो जाती तो शायद किसी को कभी कुछ पता भी नहीं चलता। मेरी दोबारा शादी नहीं हो पा रही थी। रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन माँ बहुत डर गई थी। जब तक वो पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर लेती तब तक किसी भी रिश्ते का जवाब नहीं देती थी। अब तो वो हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। अगर किसी भी परिवार में जरा सी भी कोई समस्या निकल आती तो वो तुरंत उस रिश्ते को मना कर देती। पापा इस बात पर अक्सर झुंझला जाते और उनसे कहते, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि दुनिया में कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तुम्हारी बेटी के लिए कोई राजकुमार तो नहीं आने वाला। उनकी बात सुनकर माँ भी उन्हें जवाब देती और कहती, पहले भी आपकी लापरवाही की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद होते होते बची थी, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। उन दिनों माँ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। जब भी मैं उन्हें देखती वो अक्सर किसी कोने में अकेली बैठी गहरी सोच में डूबी नजर आती। दूसरी तरफ सौम्या भी अब हमारे घर ज्यादा आने जाने लगी थी और हमारी बदकिस्मती तो तब और बढ़ गई जब पापा का निधन हो गया।
उनके जाने के बाद तो ऐसा लगा जैसे हम पूरी तरह से अकेले हो गए हों। सौम्या अपनी माँ को लेकर अपने साथ चली गई थी। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी फांके पड़ने तक की नौबत आ जाती थी। ऐसे मुश्किल समय में मेरी माँ बड़ी मेहनत से मेरे दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। मैंने कई बार उन्हें समझाया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो रोते हुए मुझसे कहती, जब तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी तब हमारे हालात भी अपने आप सुधर जाएंगे, इसलिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और इसके अलावा लोगों के कपड़े भी सिलती थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता था। माँ ऐसी औरत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आराम और खुशहाली में बिताया था। वो अपने पति की बहुत प्यारी पत्नी थी। कभी कभी दोनों के बीच झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की बहुत कद्र करते थे। ये सब तब तक चलता रहा जब तक घर में ताई जी का दखल नहीं हुआ। उनके आने के बाद ही घर के रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। कुछ समय बाद एक अच्छे घर से मेरे लिए रिश्ता आया। वो लोग भी शहर के अच्छे इलाके में रहते थे। लड़का सरकारी नौकरी करता था, लेकिन उसकी माँ बहुत लालची स्वभाव की थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि जब तक अच्छा दहेज नहीं मिलेगा वो ये शादी नहीं करेंगे। बस इसी वजह से माँ और ज्यादा मेहनत करने लगी थी। एक दिन मैं बाजार में खरीदारी करने के लिए घर से निकली। मेरा इरादा था कि रास्ते में अपनी सहेली राधा के घर भी चली जाऊं। तभी अचानक एक औरत भागती हुई मेरे पास आई। मैं उसे पहचान गई। वो वही औरत थी जो पहले भी एक बार हमारे घर आई थी। वो बहुत घबराई हुई थी और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। अगर इलाज नहीं हुआ तो उसका बच्चा मर जाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गई। उस समय मेरे पास वही पैसे थे जो माँ ने बड़ी मेहनत से दहेज के लिए जमा किए थे और मुझे बार बार समझाया था कि उन्हें संभाल कर रखना। लेकिन उस औरत की मजबूरी देखकर मेरे दिल में न जाने क्या आया और मैंने वो सारे पैसे उसके हाथ में दे दिए। वो औरत मुझे ढेर सारी दुआएं देती हुई वहां से चली गई। अब मेरे पास बाजार में रुकने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए मैं चुपचाप वापस घर लौट आई। मुझे इतनी जल्दी और खाली हाथ वापस आते देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी, अरे श्रेया, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? क्या तुम्हें आज खरीदारी नहीं करनी थी? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने रोते हुए कहा, माँ, वो सारे पैसे चोरी हो गए। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपना हाथ सीने पर रख लिया और घबराकर कहने लगी, अरे ये कैसे हो गया? इतने सारे पैसे कैसे चोरी हो गए? मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता। पता नहीं ये सब किसने किया। कुछ देर तक माँ बिल्कुल चुप बैठी रही। फिर जब उन्होंने दोबारा बात की तो उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। वो बोली, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो पैसे किसी न किसी तरह हमारे पास वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई थी। अगर वो गलत तरीके से कमाए गए पैसे होते तो शायद कोई उन्हें छीन भी ले जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता और ना ही ये उम्मीद रहती कि वो वापस मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने वो पैसे अपनी मेहनत से जोड़े थे, इसलिए मुझे यकीन है कि भगवान उन्हें किसी न किसी तरह हमें लौटा देगा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये कहकर वो वहीं नहीं रुकी बल्कि धीरे धीरे कमरे के अंदर चली गईं। मैं भी चुप हो गई और सारी बातें भगवान पर ही छोड़ दी। मैंने एक मजबूर औरत की मदद की थी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि भगवान भी मेरी मदद जरूर करेंगे। मैंने एक माँ की पुकार सुनी थी, इसलिए मुझे यकीन था कि भगवान मेरी माँ की पुकार भी जरूर सुनेंगे। अगले दिन मेरे नाम एक कोरियर आया। जब मैंने उसे खोला और अंदर रखी चिट्ठी पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उस लिफाफे के अंदर एक चेक भी था और वो चेक पूरे 1 करोड़ रुपए का था। इतनी बड़ी रकम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरे मुंह से अचानक एक तेज चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर माँ दौड़ती हुई वहां आ गईं और घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ श्रेया, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कांपते हुए हाथों से वो चेक उन्हें पकड़ा दिया। उसे देखते ही उनकी हालत भी मेरी जैसी हो गई। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, ये तुम्हें किसने दिया है? तब मैंने उन्हें उस रात की पूरी घटना बता दी जब एक अनजान नौजवान ने मेरी मदद की थी।
और मुझे मेरे पति के दोस्त के हाथों बेइज्जत होने से बचाया था। उसी इंसान ने उस रात मुझसे कहा था कि वो एक दिन मेरी जिंदगी में वापस आएगा और मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। उसने मुझसे कहा था कि मुझे उसका इंतजार करना होगा। उस समय मुझे लगा था कि वो शायद मजाक कर रहा है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और अमीर लगता था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। लेकिन आज ये चिट्ठी और इतना बड़ा चेक देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो सच कह रहा था। उसी शाम लड़के वालों की तरफ से लोग आए और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। साफ था कि ये सब अनुज ने ही करवाया था। लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी अनुज से हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझने का भी मौका नहीं मिला। शादी के तुरंत बाद वो मुझे और मेरे घर वालों को अपने साथ अपनी बड़ी हवेली में ले गया। वो वहां अपनी दादी के साथ रहता था। उसके अलावा उसका कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं था। वो बहुत बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस था और इलाके का एक बड़ा जमींदार भी था। ऐसी कहानियां मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थीं या लोगों से सुनी थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत भी कभी इस तरह से बदलेगी और मेरी जिंदगी में भी ऐसा इंसान आएगा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो इतने समय तक कहाँ गायब रहा था। तब उसने बताया, दरअसल मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। ये इल्जाम मेरे चाचा के बेटों ने लगाया था, क्योंकि वे लोग मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते थे। उस समय मेरा वकील भी यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए केस लंबा खिंचता चला गया और जहां तक तुम्हारे रिश्तों के टूटने की बात है, वो सब मैंने ही तुड़वाए थे। आखिर मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने देता? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी लड़की को देखते ही उस पर दिल हार बैठा था और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। फिर मैं कैसे तुम्हें अपने हाथ से निकलने देता? उसका लहजा भावनाओं से भरा हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीमे से उससे कहा, मेरे अतीत के बारे में तुम सब कुछ जानते हो। मैं हर जगह बदनाम हो चुकी हूँ। इसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो तेज आवाज में बोला, आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो। अगर किसी ने भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहने की कोशिश की तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हें तुम्हारे अतीत के ताने दे सकूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके वो सम्मान दे सकूं जिसकी तुम सच में हकदार हो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत और सम्मान की हकदार बनोगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों के सामने उस औरत का चेहरा घूमने लगा जिसे मैंने अपने दहेज के पैसे दे दिए थे। जाते समय उसने मुझे दिल से दुआ दी थी कि एक दिन मेरी जिंदगी में एक राजकुमार आएगा जो मेरे सारे दुख दूर कर देगा और मुझे महल जैसे घर में रखेगा। उस समय उसकी बात सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुरा दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो बस मुझे दिलासा दे रही है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि उसकी दुआ सच में मेरे लिए कबूल हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। अगर किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी कोई समानता होती है तो वो मात्र संयोग ही माना जाएगा। इस कहानी में दिखाए गए विचार या घटनाएं किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं हैं। धन्यवाद।